हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट 1। काफ़ी डिटेल में गया हूँ मैं और आपको कई जगह पे ऐसा लग सकता है कि हाँ ये सिलेबस में भी है। तो बेटा अगर ऐसा लग रहा है तो आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है, अभी भी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको रिवाइज कराऊं, यानी कोई भी चीज़ छोड़ूं ना। मैंने आईसीए के स्टडी मटेरियल को पकड़ा, अपने नोट्स को पकड़ा, आईसीए के स्टडी मटेरियल से टॉपिक उठाया और फिर ये श्योर किया कि मेरे नोट्स में जो टॉपिक है, ताकि आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और हम लोग उसको कवर करते चले गए। राइट, आपसे बस एक ही उम्मीद है कि पूरी वीडियो एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करे हैं या नहीं करे हैं, कैसी लग रही है आपको रिवीजन वीडियोस। मैं इनमें बहुत ज़्यादा फन क्रिएट करने की जगह कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत डिटेल में और बहुत मतलब सिलेबस का जो स्कोप है वो ढंग से जो हम लोग कवर करते हुए चलें। राइट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस एफर्ट को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सारी वीडियोस का फायदा उठाएंगे, पास होके दिखाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, और लाइक टारगेट 1500 लाइक कर रखते हैं, उम्मीद करता हूं ये आप अचीव करवा देंगे। राइट, और कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी बन जानी चाहिए। कमेंट बॉक्स इज द कम्युनिटी। जो पूछना है, जो डिस्कशन करना करो, फोड़ो भाई साहब, एक दूसरे का रिप्लाई करो, एक दूसरे की हेल्प करो। टाइम स्टैम्प बनानी है, टाइम स्टैम्प बनाओ टॉपिक वाइज। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आई बटन जरूर चेक कर लीजिएगा। आई बटन में जो पुरानी वीडियोस हैं ऑडिटिंग की, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। Edu91 लाइव कोर्स में अपने आपको रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आप ये नोट्स वगैरह चाहते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहते हैं। और साथ साथ में बच्चों, हम एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का अलग से हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको आई बटन में दिलवा दिया जाएगा। एंड यस, अगर आपको एफर्ट सही लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि Edu91 पे आपको मिलती हैं क्लासेस जहाँ पे प्राइजेस होते हैं कम, वैल्यू एडिशन होता है बहुत सारा। राइट गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट। अब देखिए पूरी वीडियो को, एंजॉय कीजिए, लाइक ज़रूर कर देना, पाप चढ़ेगा नहीं तो देख लेना। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर 1 को आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से उठा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, पुरानी वीडियो ज़रूर देख लीजिए जो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, उनसे आपकी रिवीजन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चैप्टर 1 में जब हम पहला टॉपिक देखते हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से रिवाइज कर ली थी। अब हम आईसीए के स्टडी मटेरियल में क्या क्या बच गया है उसको जो है रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो क्या, कि भाई साहब आप कैसे जो है ऑडिट करें ये, और ऑडिट करते समय इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको 5 स्टार देता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और अब मैं साथ साथ में मित्रों एक काम करूंगा, आपको ना अपनी भी बुक दिखाता चलूंगा कि मैंने ये टॉपिक्स कहाँ पे कवर कर रखे हैं और आप लोग मैच करते चलिएगा। आ जाओ, आप लोगों के जो क्लास नोट्स हैं उसमें भी अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाउ कैन ऑडिटर इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक है। ऑल्दो समझ हम लोग लेते हैं, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसा ऑडिटर क्या करे कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीडिंग ना हो। ऑडिटर कैसे इंश्योर करे, तो सबसे पहले चेक करे कि अकाउंट्स एंट्री के हिसाब से बने हो, एंट्री सपोर्टेड हो, कोई भी एंट्री ओमिटेड ना हो, इन्फॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगियस हो, अमाउंट्स जो है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड और डिस्क्राइब्ड हो और डिस्क्लोज्ड हो, और साथ साथ में जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो रिजल्ट्स का और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का यही है कि ऑडिट ऐसे कैसे कंडक्ट किया जाए कि भाई साहब इससे ऑडिटर इंश्योर कर पाए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो जो जो टॉपिक हमारे होते जाएंगे हम उस पर जो है वो टिक्के लगाते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, प्लीज़ आई बटन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ ऑडिट। अगेन गाइज, स्कोप ऑफ ऑडिट जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इससे अग्री नहीं करता हूँ जो इन्होंने लिखा है, बट फिर भी जो लिखा है भाई वो जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। अब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 7 पॉइंट हैं और मैंने अपनी बुक में जो है आपके लिए पहले से ही मार्क करके रखे हैं। राइट, क्या क्या पॉइंटर्स आते हैं इसके अंदर जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ऑडिट ऐसे हो कि सारे एस्पेक्ट विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कवर हो जाए। ऑडिट ऐसे हो कि सारे एस्पेक्ट विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कवर हो जाए। अब इसके लिए ऑडिटर को हमें पता है क्या करना होता है, ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर को सबसे पहले ये सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और अदर सोर्स डेटा में, जैसे कि वाउचर्स, इनवॉइस एटसेट्रा, वो रिलायबल और सफिशिएंट है एज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करना है। इसके लिए वो ये एश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। अच्छा जी, फिर थर्ड पॉइंट में पहले तो देखिए हमने बोला कि सारे एस्पेक्ट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए। इसको लेके ऑडिटर को जो है वो क्या ऑब्टेन करना है, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करना है। और तीसरी बात,
ऑडिटर को ये डिसाइड करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वेयर एप्लीकेबल, राइट। तो नंबर, अब इसको तीनों को ज़रा याद कर लीजिए क्योंकि आगे वाले 2 पॉइंट बिल्कुल इन पे बेस्ड है। नंबर 1, हमने सारे एस्पेक्ट देखने हैं विच आर रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, ऑडिटर ने ओपिनियन फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसके लिए उसने सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो रिलायबल और सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 3, यही बात फिर ऑडिटर ने देखनी है जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब देखिए, सेकंड वाले को फोर्थ से कनेक्ट कर लीजिए और थर्ड वाले को फिफ्थ से कनेक्ट कर लीजिए, ये देखने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन है रिलायबल एंड सफिशिएंट है नहीं, उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, उसके लिए ऑडिटर स्टडी और इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315, राइट। और फिर बाद में क्या करेगा, टेस्ट करेगा, कैरिंग आउट सच अ टेस्ट इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एज ही कंसिडर एप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। सच बताऊं तो ये 330 की बात हो रही है और ये 315 की बात हो रही है। यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है और यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है बेसिकली, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट से रिलेटेड। अब थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ये जानने के लिए कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है नहीं, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से, हाँ जी, और ये चेक करेगा कि भाई साहब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रॉपर्ली समराइज करती हैं उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को जो हुई हैं या नहीं करती हैं, राइट। सो कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग रिकॉर्ड से और ये चेक करेगा कि भाई साहब ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रॉपर्ली समराइज करती हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को या नहीं। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट की जजमेंट कंसिडर करेगा, मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई करी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और जो इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर है उसको चेक करेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, थर्ड पॉइंट में मैं बोला गया था कि भैया ऑडिटर को ये चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। तो इसके लिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समराइज करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को या नहीं। अच्छा, साथ साथ में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है वो जजमेंट कंसिडर करेगा। किसकी जजमेंट कंसिडर करेगा, मैनेजमेंट की जजमेंट कंसिडर करेगा जो मैनेजमेंट ने यूज करी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट की एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन और कंसिस्टेंसी चेक करेगा, और फिर चेक करेगा कि भाई साहब इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। चलिए अब 6 और 7 पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से। देखिए, ऑडिटर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो उसके बाहर, जो उसके कॉम्पिटेंस से बाहर है वो ड्यूटीज भी परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर सर्टेन एसेट की फिजिकल कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए, तो ऑडिटर से हम वो काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आउट ऑफ स्कोप है। देन साथ साथ में याद रखेंगे कि अगर ऑडिटर के स्कोप पे कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाया जाता है तो भाई साहब ऑडिटर को वो अपनी रिपोर्ट में बताना है और फिर ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करना है एज में बी एप्रोप्रिएट। ऑडिटर के स्कोप पे कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाया जाता है तो उसे रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है और उसे फिर क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करना है एज एप्रोप्रिएट। देखो बच्चों, ये टॉपिक आपके एग्जाम में फिर से 3 से 4 नंबर के आसपास का जो है वो आ सकता है। चलिए आगे चलते जाइए। ये सारे बच्चों टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोगों को अच्छे से कवर करने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। देन अगला क्वेश्चन आता है जी, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। हाँ जी, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, और ये भी हम कैसे कवर करेंगे, मैंने अपने नोट्स के अंदर इसकी मार्किंग कर दी है, आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए जी, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब पढ़ने बैठें तो आप स्टडी मटेरियल को एक फ्लो में पढ़ पाएँ, इसलिए मैं रिविजनरी वीडियो जो है वो इस फ्लो में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ चल पाएँ। पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग की एक रिवीजन वीडियो दी है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देख ली है। नहीं देखी है तो फिर से आई बटन में या ID91 लाइव वाले कोर्स में जाके आपको लाइन वाइज रिविजनरी वीडियोज़ लगी हुई मिलेंगी, उनका फ़ायदा उठाइए, राइट। और उसके बाद आप ये देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है चीज़ें कवर होती जाएगी। नाउ कौन कौन से एस्पेक्ट जो है ऑडिट में कवर होने चाहिए। अगेन गाइज देखिए, मेरे को ICAI के स्टडी मटेरियल को ऐसा लगता है कभी कभी देखिए कि हेस्ट में बनाया गया, जल्दबाजी में बनाया गया है, बहुत सारी जगहों पे ओवरलैपिंग है, इसमें और स्कोप वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग, बट कोई बात नहीं। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन। आप बस ये देखते जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ऑडिटर को ऑडिट करते समय क्या अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये देखने के लिए कि भैया जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही है। नंबर 2, तो याद रखते जाइए सबसे पहले अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जी, देन सेकंड क्या आया, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। हमें ये देखना है कि साहब जितनी भी
चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जितने भी सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं या नहीं, वो बेसिकली मटेरियल इनएडिक्वेसी और वीकनेस को एग्जिस्ट तो नहीं करने देते, कहीं फ्रॉड्स को तो अलाउ तो नहीं कर देते। फिर से बच्चों में बोलूँगा कि यहाँ पे वही बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल को लेकर ही बात हो रही है। तो पहले दोनों जो है वो जुड़े हुए हैं, ऊपर बोल दिया अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, नीचे बोल रहे हैं सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। बेसिकली ऑडिटर को बोला जा रहा है कि भैया सिस्टम्स एंड प्रोसीजर को रिव्यू करो। क्यों रिव्यू करो? ये चेक करने के लिए कि भाई वो एडिक्वेट हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, क्या 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 कोई सिस्टम में कमी तो नहीं है जिसकी वजह से कोई मटेरियल इनएडिक्वेसी या वीकनेस एग्जिस्ट करती हो सिस्टम के अंदर, या फ्रॉड होने के चांसेस हो, या फ्रॉड अननोटिस जाने के चांसेस हो। देन तीसरी बात, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा ऑडिटर। तो तीन बातें जरा बताइए, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में हम कैसे चेक करेंगे? हम ये चेक कर लेंगे भाई कि प्रॉपरली जो है, जो पोस्टिंग वगैरह हुई है, बैलेंसेस वगैरह हैं, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, जितनी भी आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, अगर आपने असर्शंस पढ़ी हुई हैं तो कहीं से कहीं असर्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। असर्शन में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो एक्यूरेसी अपने आप एक असर्शन होती है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, अकरेंस हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। सो ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी हुई है, वो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है बेसिकली वो ऑथेंटिक है या नहीं, हम लोग ये चेक करेंगे। वैलिडिटी भी चेक करेंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट से मैच करके। सो ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन विद द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, चार बातें हो गई। तो यहाँ पे हो गया ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो ये बहुत ही आसान, क्या प्रॉपर डिस्टिंक्शन की गई है कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के अमाउंट्स में, या कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? तो आपको वो देखना है प्रॉपर डिस्टिंक्शन। चलिए, ये चार का ऊपर वालों को एक सेट बना दिया। फिर आ गया जी प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एंड दैट द अमाउंट ऑफ वेरियस आइटम एंड इनकम एक्सपेंडिचर एडजस्टेड इन द अकाउंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड कट ऑफ बच्चों, कट ऑफ अगर आप ध्यान से देखें तो फिफ्थ में आपको कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन और कट ऑफ, क्लासिफिकेशन और कट ऑफ, असर्शन भी साथ साथ जो है कनेक्ट करवाता जा रहा हूँ। देन कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू सी वेदर देयर इन अकॉर्डेंस विद इट। ये बिल्कुल स्कोप में जैसे हमने पढ़ा था कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं या नहीं। अच्छा जी, देन एसेट्स के बारे में टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यू, फिर से बच्चों असर्शंस चेक करनी है एसेट्स की। फिर लाइबिलिटीज के बारे में भी असर्शन चेक करनी है। तो सेवंथ हो गया एसेट्स, एट्थ हो गया लाइबिलिटी। अच्छा जी, देन रिपीट रिजल्ट ऑफ P&L आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। कॉर्पोरेट बॉडी के केस में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाइंस है या नहीं। और साथ साथ में आपने फिर एप्रोप्रिएट बॉडी को रिपोर्ट करना है कि भाई वो जो अकाउंट्स हमने चेक करे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी दे रहे हैं या नहीं, राइट। गाइस, टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, बल्कि लग सकता है लेकिन आसान बहुत है। पहले चार, सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर उससे जुड़ा हुआ सिस्टम एंड प्रोसीजर, फिर उसके बाद अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ली, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर ली, फिर उसके बाद क्या प्रॉपर डिस्टिंक्शन हुई है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स में, और साथ साथ में हमारी जो अकाउंटिंग हुई है वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हुई है नहीं। बेसिकली जो भी अमाउंट रिकॉर्ड्स हुए हैं वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड में हुए हैं नहीं। यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन और कट ऑफ वाली सेशन आ गई। फिर बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंपेयर करना है कि बैलेंस शीट और P&L एज पर दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है नहीं। उसके साथ साथ आपने देख लेना है कि भाई साहब एसेट्स के हम साथ में क्या देखेंगे, एसेट्स के केस में भी असर्शन चेक करते हैं, लाइबिलिटी के केस में भी असर्शन चेक करते हैं। तो एसेट के केस में उन्होंने लिख दिया कि भाई एग्जिस्टेंस, वैल्यू, टाइटल चेक कर लो। अगर एग्जिस्टेंस, वैल्यू, टाइटल के बारे में देखें, एग्जिस्टेंस, टाइटल, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यू आई गई है और एक कंप्लीटनेस और लिख देते बाबू, ठीक है ना। तो ऐसी लाइबिलिटीज के लिए हो गया। उसके बाद रिजल्ट शोन जो है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। कॉर्पोरेट बॉडी के केस में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं या नहीं। और साथ में फिर रिपोर्टिंग करनी है अप्रोप्रिएट पर्सन को कि भैया जो आपके अकाउंट्स हमने एग्जामिन करें वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाते हैं या नहीं। थोड़ा डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो जाता है अब कंप्लीट। आइए अब हम बात करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ ऑडिट के ऊपर, और इसको भी अपनी नोटबुक से भी हम लोग जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। इसके केस में बल्कि मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ना एक बार अपने कुछ कीवर्ड्स भी बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें। टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो हम सबको पता है कि भैया हमारे पास जो है दो तरह के ऑडिट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ और दूसरा हो सकता है हमारे पास क्या, वॉलंटरी ऑडिट। अब इनके अंदर लिखना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि भाई ऑडिट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटरी नहीं है। इट इज़ नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, इट इज़ नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये बात लिख देंगे, ठीक है जी। अब उसके बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस कि लीगली ऑब्लिगेटरी है या नहीं, वी कैन डिवाइड
हम लोग ऑडिट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिक्वायर्ड अंडर लॉ और दूसरा वॉलंटरी। तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि ऑडिट सबके लिए लीगली ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, इसके बेसिस पे हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ और वॉलंटरी ऑडिट। अब रिक्वायर्ड अंडर लॉ वाली कैटेगरी में आप क्या बोलेंगे, जैसे कि कंपनीज हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर बैंकिंग कंपनीज हैं, या फिर और कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, या फिर और कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं रिक्वायर्ड बाय देयर रेगुलेटर और बाय स्पेसिफिक एक्ट, जैसे कि हो सकता है सर सेबी की बात कर लें, आईआरडीए की बात कर लें, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई है ना। ओके, तो इनमें क्या हो सकता है कि भाई इनका रेगुलेटर जो है उनको क्या करवा सकता है, ऑडिट करवा सकता है, या फिर रेगुलेटर तो खैर ये खुद भी हैं, या फिर इनके कोई स्पेसिफिक एक्ट है उसमें ऑडिट के जो है प्रोविजन हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, उस केस में उसका रेगुलेटर या फिर कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है उनका ऑडिट करवाने के लिए कह सकती है। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया हमारा अंडर लॉ का, बस इतना ही डिस्क्रिप्शन देना है। फिर वॉलंटरी में आप लोग क्या बताएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी कैटेगरी में आता क्या क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म आती है, और आपकी पार्टनरशिप फर्म आती है, और आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। और आप बोलेंगे कि साहब इनकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इनकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, राइट, लेकिन ये ऑडिट करवा सकती हैं एज अ मैटर ऑफ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये ऑडिट करवाती हैं एज अ मैटर ऑफ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर ये कराती हैं ऑडिट ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्शन देने पे, या फिर फॉर एनी अदर रिक्वायरमेंट सच एज ग्रांट ऑफ लोन एटसेट्रा, एनी अदर रिक्वायरमेंट सच एज ग्रांट ऑफ लोन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि भाई इनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते ऑडिट कराती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ऑडिट कराती हैं, या फिर कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इनको लोन लेना है या इनको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेना है, उसके चलते जो है इनको ऑडिट कराना पड़ सकता है। अच्छा, अब इसी के साथ में एक पॉइंट और ऐड कर देंगे वॉलंटरी वाले में ही कि भाई साहब देखिए, सबसे ये तो हमने बता दिया लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते कराते हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के थ्रू करा सकते हैं, या फिर कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमें आई से हमेशा जतलाने की कोशिश करता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल गेटिंग वॉलंटरी ऑडिट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे भी। तो एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट के चलते भी जो है तो क्या करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाने के लिए हमेशा इच्छुक यानी कि तत्पर यानी कि झुकाव रहता है इनका ऑडिट करवाने के लिए। तो इतना सा है बच्चों, अभी सारी बातें मैंने अपने नोट्स में देखो मार्क कर रखी हैं आप लोगों के लिए, देखिए जरा यहाँ पे। नंबर 1, ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, राइट। उसके बाद क्या लिखा, ऑडिट, फिर हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, दो तरह के ऑडिट हो सकते हैं इस बेसिस पे। ऑन दिस बेसिस हम ऑडिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड अंडर लॉ, वॉलंटरी ऑडिट। रिक्वायर्ड अंडर लॉ में मैंने 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिख दिया, 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख दिए जिनको ऑडिट करवाना ही पड़ता है। वॉलंटरी ऑडिट में मैंने क्या बोला कि भाई से प्रोप्राइटरी एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म, HUF, इनको ऑडिट जो है वो वॉलंटरली ये चाहे तो करवा सकते हैं, कोई बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनल रूल्स के चलते ऑडिट करवा सकते हैं, या डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट के चलते ऑडिट करवा सकते हैं, बिकॉज इनको हो सकता है किसी तरह की कोई फैसिलिटी चाहिए हो, चाहे वो ग्रांट हो या लोन हो। अच्छा जी, लेकिन इंपॉर्टेंट मोटिव आपका अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए क्या होना चाहिए, वो है ये एडवांटेजेस दैट फॉलो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट, राइट। तो यही रीज़न है कि इसके चलते बहुत सारी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हम जो है वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती हैं वॉलंटरली। अभी सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप मुझे बताइएगा कितना सही है। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन भी है, ऑडिट इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू और फॉल्स। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल, एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा। आ जाइए, तो अगर आईसीए के स्टडी मेटेरियल को हम देखें तो हमने ये टाइप्स ऑफ ऑडिट वाला मेन मुद्दा इसमें से कंप्लीट कर लिया। आप इसको रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। और अब हमें क्या करने हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आ जाइए, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक हमने कंप्लीट करना, फिर चलेंगे हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशंस की तरफ। इसी तरीके से अभी देखिए हम लोग इस समय 5th टॉपिक पे जो है पहुंच चुके हैं आईसीए के स्टडी मैट पे। चैप्टर 1 काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे बहुत बढ़िया से। एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी आपको मैंने यहाँ पे दे रखी हैं, आप आराम से मेरे साथ साथ यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, काफ़ी बार जो एग्जाम में आ चुकी है। इवन इसके ऊपर एक आधे पॉइंट में से उठा के आपसे करेक्ट इनकरेक्ट भी जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जी, जैसे कि शेयर होल्डर एटसेट्रा हैं, उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं, राइट। मैं इसका एक आपको मेमोरी कोड क्लास में करवा रखा है, अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर सुन लीजिए। तो सेफ गार्ड करती हैं ऐसे लोगों के इंटरेस्ट को ऑडिटिंग, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है। दूसरा, मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ऑडिटर आ जाएगा, ध्यान से काम करो, राइट। तो सेफ गार्ड और दूसरा मॉरल चेक। देन उसके बाद
कल को कोई आपके डिस्प्यूट होता है, कोई भी आपकी टैक्सेस को लेके बात होती है, तो आपकी लाइबिलिटी सेटल करने में हेल्प करती है ऑडिटिंग, राइट। ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन के लिए नेगोशिएट आप कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो या खरीद रहे हैं किसी का बिजनेस, तो परचेज कंसिडरेशन सेट करने में हेल्प मिलती है। नंबर 1 सेफ गार्ड, नंबर 2 मोरल चेक, नंबर 3 सेटलिंग लाइबिलिटीज ऑफ टैक्सेस, नेगोशिएशन लोन, नेगोशिएटिंग लोन्स एटसेट्रा। देन ट्रेड डिस्प्यूट अगर हो जाता है उसको सेटल करने में हेल्प करती है, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मुझे लगता है, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले सेफ गार्ड करती हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट को उन पर्सन्स के जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। अच्छा, मॉरल चेक की तरह सर्व करती हैं, साथ साथ में लाइबिलिटी सेटल करने में हेल्प करती हैं ऑडिटिंग, और ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करने में हेल्प करती है डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। अच्छा जी, देन उसके बाद ज़रा बैकएंड से शुरू कर देते हैं, यानी नीचे वाले पॉइंट से शुरू कर देते हैं जल्दी से। आपको किसी तरह का लाइसेंस लेना है किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमें दिखाएं, तो लाइसेंस एटसेट्रा लेने में जो है वो हेल्प करती है। देन एक और सेटलमेंट कौन सा, डेथ के टाइम पे। तो हमारे पास 3 तो सेटलमेंट हो गए, ट्रेड डिस्प्यूट, टैक्स लाइबिलिटी, और आपका डेथ के टाइम पे या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे अगर कुछ सेटलमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे जो है वो हेल्प करती है आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ऑडिट से ये भी श्योर हो जाता है, ये भी असर्टेन हो जाता है कि जो रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और नॉट। और साथ साथ में आपको पता ही है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को भी जो है अंडरस्टैंड करता है। ऑल्दो याद रहना चाहिए कि एज पर दी एसेज ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता है, बट फिर भी वो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करता है ना, ताकि वो अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का एनईटी जो है वो डिटरमाइन कर पाए, है ना। तो उसके चलते यहाँ पे हमारे इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस ऑपरेशन का रिव्यू कर लेता है ऑडिटर, और साथ साथ में अगर कोई वीकनेस होती है, इनएडिक्वेसी होती है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट भी कर देता है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, एसए 265 ऑल्दो आईसीए बोलता है कोर्स में नहीं है, लेकिन ये छुप के इन्होंने कोर्स में डाल रखा है और मैंने आपको इसका बेसिक बताया भी है। चलिए, तो ये हुई एडवांटेज। एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। सेफ गार्ड करता है उन लोगों के इंटरेस्ट को जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। टैक्सेस की लाइबिलिटी सेटल करने में मदद होती है। ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करने में मदद होती है। वेस्टेज डिटेक्ट करने में और मिनिमाइज करने में मदद होती है। देन अगर आपको गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई लाइसेंस लेना है, हो सकता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एक प्री रिक्विजिट हो। अच्छा, एडमिशन और डेथ के टाइम पे सेटलमेंट करने में मदद होती है। कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस ऑपरेशन जो है वो रिव्यू हो जाती है, और साथ साथ में वीकनेसेस जो है वो रिपोर्ट हो जाती हैं। एंड ये भी चेक हो जाता है कि भैया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड है और उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हैं या नहीं। लीजिए, यही इनहेरेंट लिमिटेशन मित्रों आपको आपके क्लास नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी। मैंने आपको शॉर्ट कोड बता रखा है, वो आप लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। चलिए, अब एक और हमारे पास टॉपिक है जो हमें कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो कौन सा टॉपिक है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, आईला, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ये मैं आपके लिए क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारी और भी जो है अच्छी रिविजनरी वीडियोस हैं, उसकी क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि वो इनहेरेंट लिमिटेशन आपकी अच्छे से जो है वो रिवाइज हो जाए। बोल दीजिए जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, और चलते हैं अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन। पहले मैं सोचा था कुछ क्लिप्स वगैरह दे दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई फ्लो बना हुआ है तो उसको रिवाइज ही कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी स्किप ना करें। याद रखिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग जो है वो मित्रों कहाँ से आती हैं? एसए 200 से आती हैं। तो जब भी आईला का क्वेश्चन आएगा आपने एसए 200 कोट करना है, राइट। अब एसए 200 का नाम याद रखिएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, राइट। सो एज पर एसए 200 ऑडिट, एज पर एसए 200 ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ऑडिटर एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भूमिका है आईला की, राइट। पहली लाइन लिखी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये बच्चे ऐसी चीज़ों को छोड़ के जाते हैं। क्या लाइन है कि ऑडिटर से ना ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है और ना ही ऑडिटर कर सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए और क्या ही नहीं कर सकता ऑडिटर? कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड देयरफॉर ही कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो याद रखिएगा, एज पर एसए 200 ऑडिट का यही ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर जो है एक्सप्रेस कर पाए अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर ऑडिटर से ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना ही ऑडिटर कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए? टू रिड्यूस दी ऑडिट रिस्क टू जीरो, राइट। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता है दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? भूमिका देखिए, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ऑडिट की क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से जितना भी ऑडिट एविडेंस निकलता है वो कौन से नेचर का होता है? वो परसुएसिव नेचर का होता है रादर देन कंक्लूसिव नेचर का। ओके,
एंड जरा ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इज सच दैट इट सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, दैट इज द लिमिटेशन विच कैन नॉट बी ओवरकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस। मतलब ऑडिट के अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशन है सर जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कोई भी कैसा भी ऑडिट प्रोसेस लगा लो, कितना भी डिटेल में लगा लो, लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिटेशन जिनको आप लोग कभी ओवरकम जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अब जरा ध्यान सुनिएगा, अब उन लिमिटेशन पे डिस्कशन होगा। देखिए, भूमि का पैराग्राफ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मत भूलिएगा। आपको जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूं, याद रखिएगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया ऑडिटर जो है क्या एक्सप्रेस कर पाए, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर से ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना ही वो कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ऑडिट रिस्क को वो जीरो पे नहीं ला सकता है, देयरफॉर वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता है। किस बात को लेके? दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल में स्टेटमेंट और नॉट। अच्छा, देन उसके बाद आपने याद रखना है कि भाई ऑडिट में क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से सारा का सारा ऑडिट एविडेंस जो है वो क्या होता है, परसुएसिव नेचर का होता है। और ये वो लिमिटेशंस हैं जिसको किसी भी तरीके से ओवरकम नहीं किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने भी ज्यादा और किसी भी तरह के ऑडिट प्रोसीजर लगा लीजिए। आइए तो अब देखते हैं क्या है वो लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? इसमें बोलेंगे भाई साहब, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है? उसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होती है, राइट। बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, तो जजमेंट बाय मैनेजमेंट होती है, सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, और हमेशा 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 सब्जेक्टिव डिसीजन, असेसमेंट और अनसर्टेनिटी होती है। और इसलिए कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम में इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी। व्हाट इज इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी? यानी कि कहीं ना कहीं सर वहां पे 100% सर्टेनिटी नहीं है, और ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अलग नहीं कर सकते। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा है कि इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी रहेगी, उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी तरह के ऑडिटिंग प्रोसीजर से। पहला पॉइंट। आइए जी, दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इस पे बच्चों अलग से सेपरेट इस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। क्या है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? जरा सुनिए मेरी बात को। प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन लगे हैं ऑडिटर की एबिलिटी पे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब आपको पता है, ये लिख के देंगे, ये वाली लाइन लिख के देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और अब आपको बच्चों एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, राइट। तो देखिए क्या क्या। सबसे पहले कि भाई साहब हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, राइट। मैनेजमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अगर कर रही है तो हो सकता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे विच इज रेलेवेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। सो there are practical and legal limitation on the process of auditing, on the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, हो सकता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे या बिल्कुल ही ना करे, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। और याद रखना है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड थी और ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी थी। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कारण, एक और एग्जाम्पल, फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील। सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील। फ्रॉड का नेचर है ये कि भाई वो बनाया इसलिए गया है कि हम लोग उसको छुपा सकें। फ्रॉड कोई करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैं इसको छुपाऊंगा कैसे। डिजाइन टू कंसील है, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। अब ऑडिटर ना ही ट्रेंड है और ना ही ऑडिटर से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भाई वो एक्सपर्ट है इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड देयरफॉर फ्रॉड के केस में ऑडिटर जो है हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड हो और ऑडिटर को पकड़ में ना आए, क्योंकि फ्रॉड है क्या? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील, राइट। देन उसके बाद ऑडिट है बाबू, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यहां पे रुक के बच्चों मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच का डिफरेंस, वो जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो हमारा May 22 का डेडिकेटेड चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। आइए, ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर के पास जो है स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं है सर्च की, जो जरूरी होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये देखिए प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। नंबर 1, हो सकता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली विच वाज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर टू चेक द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है फ्रॉड जो है, फ्रॉड के कारण भी जो है हमारे ऊपर प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। क्यों प्रैक्टिकल लिमिटेशन है? बिकॉज फ्रॉड क्या है? केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। ओके, ऑडिटर ना ही ट्रेंड है, ना ही ऑडिटर से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भाई वो जो है एक्सपर्ट रहेगा या फिर वो एक्सपर्टली क्या कर पाएगा, ऑथेंटिकेशन कर पाएगा डॉक्यूमेंट्स की। और तीसरा, ऑडिटर है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिटर के पास स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं है जैसे कि सर्च की, जो जरूरी होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देन चलते हैं तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन पे, और तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है हमारे पास? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखिए हम सबको पता है कि इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस और उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन, हमें ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, टाइमली चाहिए। अगर वो टाइमली नहीं मिली
डायरेक्टली तो सर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ऑडिटर को एक बैलेंस स्ट्रक करना पड़ता है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। पहली बात, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। दूसरी बात, बैलेंस बनाना पड़ेगा रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और कॉस्ट के बीच में। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि भाई साहब यूजर की एक्सपेक्टेशन होती है क्या, दैट ऑडिटर एक ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रीजनेबल पीरियड में और रीजनेबल कॉस्ट में। अब ये लिमिटेशन कैसे हुई, टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो ऑडिटर सैम्पलिंग यूज करता है। और अब सब आप लोग अब रिवाइज कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको पता है कि सैम्पलिंग रिस्क नाम की एक चीज होती है। सैम्पलिंग रिस्क वो रिस्क होता है कि अगर आपने अपने ऑडिट प्रोसेस पूरी पॉपुलेशन पर लगाए होते तो आपके कंक्लूजन अलग होते, उस कंक्लूजन से जो आपके निकले हैं सिर्फ सैंपल पे लगा के, है ना। लीजिए, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अदर मैटर्स दैट इफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। तो देखिए कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे असर्शंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिनका इफेक्ट ऑन द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट सिग्निफिकेंट होता है। यानी कि ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहां पे फुस हो जाती है, यानी कि दब जाती है। और ऐसे चीजें कौन सी होती हैं, ये देखिए बच्चों, चार बातें। नंबर 1, फ्रॉड पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट कॉल्यूजन वाला फ्रॉड, ऐसे 240 में हम लोग इस पर ध्यान लगाते हैं। नंबर 2, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ऐसे 550। अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऐसे 250। एंड फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज एज गोइंग कंसर्न। तो फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, और साथ साथ में याद रखिएगा फ्यूचर इवेंट और कंडीशन दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सेम चीजें आप लोगों को मिलती है सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जाम्पल में, बट याद रखिएगा वहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज और टोन जो है वो डिफरेंट है। ऑल्दो उसके भी एग्जाम्पल है, इसके भी एग्जाम्पल है, लेकिन जब आपसे सर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक्जैक्टली आपको इस टोन में और इस तरीके से जो है आंसर लिख के आना है। आप ये एसेज ना लिखिएगा एग्जाम में, ये मैंने सिर्फ आपको कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे लिखवा दिए हैं। आ जाइए, देन उसके बाद चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं सर कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अदर लिमिटेशन, अब जरा ध्यान से देखिए, इन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हमेशा एक अनअवॉइडेबल रिस्क रहता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो होंगी वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, इवन दो ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या अगर एक बार आपने ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म कर लिया इन अकॉर्डेंस विद एसेज तो क्या जरूरी है सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो गई होंगी? आंसर इज नो। देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी डिटेक्टेड इवन इफ द ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज, एंड दिस इज बिकॉज of the inherent limitation of the auditing. ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है फॉर ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस? आंसर इज नो। ऑडिटर किसी भी तरीके से इनहेरेंट लिमिटेशन को अपनी ढाल जो है वो नहीं बना सकता है, और उसकी वजह से वो ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि ठीक है भाई, आई एम सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को कम से कम परसुएसिव ऑडिट एविडेंस तो अपने पास रखने हैं। देन गाइज, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मुझे नहीं लगता कि अभी, वैसे तो सच बताऊं आईसीए ने कहीं ना कहीं पे दिया होगा, लेकिन हम इसी टॉपिक के साथ इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि भाई साहब आप ऑडिट करके आए, ऑडिट करने के बाद जैसे आप घर पे आए पता चला जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट किए हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट निकली है, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट निकली है, एंड दैट इज मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड। अब कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कि आप ऑडिटर थे, आपने मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड क्यों नहीं ढूंढी? तो उसका आंसर बच्चों यहां पे हम लोग लिखेंगे। देखिए एज पर 240 याद रखिएगा, अगेन हर लाइन में बच्चों एमसीक्यू ढूंढने की कोशिश करो। प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? भैया मैनेजमेंट की है। और मैनेजमेंट की कैसे है? थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट। लेकिन इंटरनल कंट्रोल भी क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ओके, सो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है बाबू, मैनेजमेंट की। इन अदर वर्ड्स ऑडिटर जो है प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, moreover because of inherent limitation of auditing it is possible for an auditor, it is not possible for an auditor, impossible for an auditor to detect all the material misstatement whether due to fraud or error। तो ये दोनों पैराग्राफ हमारे सही हो गए। देन उसके बाद अगर डाउटफुल सिचुएशन ऑडिटर के पास आती है तो क्या ऑडिटर चुप बैठेगा? आंसर इज नो। अगर डाउटफुल सिचुएशन ऑडिटर के पास आती है तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर को कंफर्म एक्सटेंड करेगा टू कंफर्म और डिस्पेल दी डाउट। अब आती है बच्चों हमारी की लाइन जो आपसे क्वेश्चन में लिख के पूछेंगे। Subsequent discovery of material misstatement of the financial statement resulting from fraud or error does not itself indicate the failure to conduct an audit in accordance with essay। मतलब क्या अगर ऑडिट के बाद अगर डिस्कवरी होती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, चाहे फ्रॉड की वजह से हो चाहे एरर की वजह से हो, क्या ये अपने आप में ही ये झलकाता है, अपने आप में ही इंडिकेट करता है कि दैट देयर इज अ फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे? आंसर इज नो। Answer is no, 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 right? So it does not indicate the failure to conduct the audit in accordance with essays। याद रखिएगा। अब इसके रीजन क्या लिखेंगे? If there remains a deep laid fraud in the accounts,
अगर कोई डीप लेड गहराइयों में छुपा हुआ फ्रॉड था विच इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स में नॉट कम टू लाइट, एक डीप लेड फ्रॉड था विच में इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में नॉट कम टू लाइट, तो भाई साहब याद रखिएगा इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज फेलियर ऑफ ऑडिट प्रोवाइडेड द ऑडिटर वाज नीदर नेग्लिजेंट, ऑडिटर वाज नॉट नेग्लिजेंट व्हाइल कैरिंग आउट हिज नॉर्मल वर्क, राइट। तो याद रखना है, if there remains a deep laid fraud which cannot come to light in the normal course of examination of accounts, then auditor will not be responsible provided that he was not negligent in carrying out his normal work। लीजिए, ऑडिटर को हम लोग नेग्लिजेंट नहीं मानेंगे अगर उसने अपना काम एसएस और एलआर के हिसाब से किया है। हम कब मानेंगे कि उसने अपना काम एसएस और एलआर के हिसाब से किया है? हम उसके ऑडिट प्रोसीजर्स देखेंगे, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस देखेंगे, और साथ साथ में जो उसने रिपोर्ट इशू करी है उसकी सूटेबिलिटी देखेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दैट एविडेंस इन द लाइट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, right? So how we will determine that whether the auditor has conducted the audit in accordance with SAS and LR? We will check the audit procedure, we will check the sufficient and appropriate audit evidence, we will check the suitability of the audit report issued by the auditor based on the evidence, and all this can be checked through audit documentation। ये सारी बातें हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है हम लोग चेक कर सकते हैं, ओके। फिर से लेकिन जाते जाते भैया किसी भी हाल में लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग को आप लोग एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते टू ऑब्टेन लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। डन। लीजिए सर, तो हमारी बच्चों ये इनहेरेंट लिमिटेशन वाला टॉपिक भी हमने काफ़ी डिटेल में जाके, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके जो है हमने कवर कर लिया, और मैं बता रहा था आपको ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस है, इसका बच्चों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ सारी वीडियोस देखा करो, ऑडिटिंग से रिलेटेड जितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ सारी देखा करो, यूट्यूब पे ही है बच्चों वो क्वेश्चन, राइट। तो ये सारे के सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। इसमें मैं आपको एक दो पार्ट पढ़ाऊंगा और बाकी जो है आप लोगों को बोलूंगा कि भैया प्लीज़ अपने आप करिएगा। जैसे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इस पर करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकता है कि भाई ऑडिटिंग और अकाउंटिंग अनरिलेटेड है, यानी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो इनकरेक्ट है। ऑडिटर और अकाउंटिंग का बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, और ये मैं आपको एक बार अपनी बुक से जल्दी से कवर करा देता हूँ, और आप लोग बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक है जी, बोल दो। आइए ढूंढते हैं कहाँ है हमारी बुक में, जल्दी से मिसलेनियस टॉपिक में मिलेगा हमारे आईसीए स्टडी मटेरियल में, कहाँ पे? हाँ ये रहा। अब मेरी बुक में चलते हैं, मैंने तो इसका प्यारा सा एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट से अब काम हो जाएगा। नंबर 1, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग क्लोजली रिलेटेड है, राइट। तो पहला तो यही। अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे लिखना है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड। फिर ऑडिटिंग रिव्यूज, अब इसके डिटेल में क्या लिखना है कि भाई ऑडिटिंग से तो हम लोग रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की फ्रेज इसका यही है कि ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड उसके बाद तीसरा कीवर्ड आएगा नॉलेज, और नॉलेज में हम लोग क्या बोलेंगे? तो अब भाई साहब ये बहुत ही नेचुरल है कि ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, थॉरो एंड साउंड नॉलेज होनी चाहिए ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बिफोर ही कैन रिव्यू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऊपर से आप एक बार रीड कर सकते हैं, चाहे तो आईसीए से आप एक बार रीड कर सकते हैं, बट जितना ज़्यादा आप लोग, मतलब मुझे लगता है कि आप रीड तो कुछ भी कर लेंगे लेकिन डाइजेस्ट आप मेनली यही कर पाएंगे। तो अब आईसीए की बुक से रीड कीजिए, 3 पॉइंट याद करिए और आगे चलिए। देन अकाउंटिंग और लॉ के बीच में, सॉरी ऑडिटिंग और लॉ के बीच में, फिर से देखो मैंने कीवर्ड निकाल रखे हैं, या इट्स अ क्लोज वन, क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच में? ऑडिटिंग और लॉ के बीच में। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एज पर लॉ है या नहीं है। ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये जो है प्रॉपर्ली इन्होंने एंटर करी या नहीं। प्रॉपर्ली एंटर करी या नहीं का मतलब क्या हुआ? साउंड चेक, हाँ ठीक है, हाँ प्रॉपर्ली एंटर किए हैं का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब एज पर लॉ ये एंटर्ड है या नहीं। और इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को चेक करना है कि एज पर लॉ हुआ है कि नहीं हुआ, तो भैया हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए ना, उस लॉ की जिसके अगेंस्ट हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से लॉ की नॉलेज होनी चाहिए? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टैक्सेशन, कंपनी लॉ। अच्छा, टैक्सेशन में क्या क्या बेटा? डीटी या डीटी और आईडीटी या सिर्फ डीटी? बेटा डीटी और आईडीटी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कितना ज़्यादा इंपैक्ट है डीडी और आईडीटी का एक क्लाइंट की वर्किंग के ऊपर, तो हमें इन सारे टैक्सेस की, इन सारे लॉज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। अगेन गाइज, आप लोगों के लिए मैंने शॉर्ट में चार्ट बना रखा है, आप इस चार्ट से जो है इसको एक बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में आपको दे ही रहा हूँ, मैंने आपको बताया कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, आप वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन एक टॉपिक जो आपको और यहाँ पे दे रखा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद कवर कर लें। बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं ऑडिटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार खुद कवर कर लें, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि भाई साहब इसे पढ़ाने में, इसे रिवाइज कराने में लग जाएगा काफ़ी सारा टाइम। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार आप लोग ज़रूर रीड करके जाएंगे, स्पेसिफिकली ये डेटा प्रोसेसिंग वाला ज़रूर रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं और भी सुपर मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर कि भाई स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है। आइए ज़रा उसको देख लेते हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारी बुक में भी हैं। तो ये है वो टॉपिक्स
जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं, थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक हैं बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनमें रिसेंटली स्टडी मटेरियल में काफ़ी सारी एडिशन हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल का पैराग्राफ नंबर 8 इन एडिशंस के लिए, या जो भी आपका स्टडी मटेरियल पैराग्राफ हो उसे देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि IFAC क्या है और IASB क्या है। 1977 में एक जो है बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसका काम था अकाउंटेंसी के प्रोफेशन के अंदर हार्मोनी लेके आना, राइट। और इसी बॉडी ने क्या किया, इसी बॉडी ने एक और जो है अपना बोर्ड बनाया, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका काम क्या था, क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करना, क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू करना पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाने के लिए। और साथ साथ में इसका काम और था एक, और वो काम क्या था, कन्वर्जेंस कराना, फैसिलिटेट द कन्वर्जेंस ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ताकि क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस बढ़ पाए और लोगों का, पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज्यादा इंक्रीज हो पाए इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, राइट। तो ये तो हो गया IFAC और IASB के बारे में ब्रीफ। अब IAASB का रोल क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये पहला पैराग्राफ तो बेटा पूरा का पूरा अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया वही है। अब IASB का रोल क्या है, मेरे साथ बच्चों जरा जुड़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं। देखिए हमारे पास आज की डेट में जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है एश्योरेंस सर्विसेज, राइट, और एक है हमारे पास रिलेटेड सर्विसेज। ओके, अब जरा देखिए, एश्योरेंस में हमारे पास 3 तरह की चीजें आ सकती हैं। एक आता है ऑडिट, एक आता है रिव्यू, और एक आता है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ऑडिट और रिव्यू दोनों ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं और रिव्यू में हम लोग मॉडरेट टू लो एश्योरेंस देते हैं। ऑडिटिंग में हम लोग पॉजिटिव वर्डेड ओपिनियन देते हैं और रिव्यू में हम लोग नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन देते हैं, राइट। ये सब आपके कोर्स में आ चुका है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। अदर एश्योरेंस में क्या होता है, हम लोग एश्योरेंस देते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे जो है हम लोग एश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो आपका अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया। देन रिलेटेड सर्विसेज और क्या हो सकती हैं, कोई भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी क्लाइंट के साथ बात हुई, क्लाइंट ने बोला भाई मेरे अकाउंट्स पेबल को आपने ये प्रोसेस लगा के मुझे एक रिपोर्ट बना के देनी है, मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल पे आपने ये प्रोसेस लगा के मुझे रिपोर्ट बना के देनी है, तो वो आ गया बेटा रिलेटेड सर्विसेज में। और रिलेटेड सर्विसेज के लिए हमारे पास SRS है। अब जरा ध्यान सुनिए, ये सारे काम करते हुए, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो अदर एश्योरेंस हो, चाहे वो रिलेटेड सर्विसेज हो, ये सारे काम करते हुए जो कोई भी प्रैक्टिसिंग फर्म है वो अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करके रखे, इसके लिए इन्होंने IASB ने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी जो है वो लॉन्च किए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि IASB का काम क्या है, तो बेटा यही काम है, हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना। अगर आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस इशू करना फॉर अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस, जैसे कि अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस में क्या हो गया, लिमिटेड रिव्यू हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ के आप किसी और चीज़ पे एश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड इशू करना। अच्छा, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस इशू करना किसके लिए, रिलेटेड सर्विसेज के लिए। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड इशू करना क्वालिटी कंट्रोल के लिए, राइट। और साथ साथ में ऑडिटिंग और एश्योरेंस को लेके डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट थॉट प्रोसेस जो है वो पब्लिश करना, ताकि लोग बाग समझ पाएं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर का और एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स का। देखिए ये बातें अगर आपको नहीं पता है ना, तो कहीं ना कहीं बेटा आपने पढ़ाई नहीं करी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको चैप्टर 1 ही नहीं पढ़ा आपने ढंग से। फिर से बोल दूं कि आज की डेट में बच्चों एक प्रैक्टिसिंग CA जो है वो मोटे तौर पर 4-5 तरह की सर्विस दे सकता है। नंबर 1, auditing of financial information, this is assurance service. Number 2, review of financial information, this is also assurance service. Number 3, assurance other than financial information, this is also assurance service. And number 4, related services. और IASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम यही है कि इन 4 मुद्दों पे क्या बनाना, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस बनाना, और साथ साथ में आखिरी में प्रोनाउंसमेंट्स लिखना इन सारी चीज़ों पे प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह देना, ताकि पब्लिक जो है अच्छे से समझ पाए कि रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर क्या है। और इन सब के चलते बच्चों ये चारों ही तरह की सर्विस में क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए इस्टेब्लिश कर किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आ जाइए देखिए, अब एसेस क्या है। एसेस वो तरीके हैं सर जिससे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। एसेस जो है वो परफॉर्मेंस बेंचमार्क है जो ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए ऑडिट करते समय। अच्छा जी, मेन पर्पस क्या है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। हाँ जी, मेन पर्पस क्या है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए सबके काम में। अच्छा,
अब ऐसे इशू कैसे होते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। इंडिया में आईसीएआई है, आईसीएआई ने बनाया है एएएसबी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड पहले स्पेसिफिक एरिया ढूंढता है कि कहां पे स्टैंडर्ड की जरूरत है, फिर स्टडी ग्रुप्स की मदद ली जाती है, एक्सपोजर ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को जो है वो पब्लिश किया जाता है ताकि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट पे कमेंट कर पाए, फिर उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाता है, फिर उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को काउंसिल ऑफ आईसीएआई के पास सबमिट किया जाता है, और फिर काउंसिल जो है उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनल करके इशू कर देती है। अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन कर देगी, नहीं तो फिर वो उसको इशू कर देती हैं। ये है सर आपका स्टैंडर्ड इशू करने का प्रोसीजर। मैंने सारे कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, जो जो मैंने बोले। स्पेसिफिक एरिया ढूंढेंगे, स्टडी ग्रुप की हेल्प लेंगे, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे, पब्लिश कर देंगे ताकि मेंबर कमेंट कर पाए, एएसबी फाइनलाइज कर देगी, काउंसिल को देगी, और काउंसिल जो है अगर मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन करेगी, और फिर उसको वो इशू कर देगी। एएसबी ऑफ आईसीएआई ट्राई क्या करता है कि भाई साहब हमारे जो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इंडिया की कंडीशंस और प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ज हो पाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एज इशूड बाय द आईएएएसबी। लीजिए, आईसीए ने रिसेंटली मतलब 2008 में अपने सारे स्टैंडर्ड्स को रिक्लासिफाई किया था टू बी इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशूड बाय आईएएएसबी ऑफ आईएफएसी। ये आपके लिए एक होमवर्क टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ एएसबी ऑलमोस्ट सेम है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आईएएएसबी जैसा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कि भाई स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, जो भी हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि SA है, SAE है, SRE है, SRS है, ये सारे स्टैंडर्ड्स को कलेक्टिवली हम लोग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं होता है, कलेक्टिवली इसके अंदर 4-5 चीजें आती हैं। वो 4-5 चीजें क्या क्या हैं, जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। So standards collectively known as engagement standard issued by ASB under the authority of the Council of ICAI discuss। अब इतना बच्चा सुन के बेहोश कि भाई ये क्या बोल दिया, तो बेटा इसमें आपको बस सारे स्टैंडर्ड्स बताने कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है SA, जो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में लगते हैं। फिर हमारे पास है SRE, जो मैं बार बार बोल रहा था कि भाई लिमिटेड रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ये भी एश्योरेंस ही है, लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस है, आपकी मॉडरेट टू लो एश्योरेंस है, तो ये है SRE। अच्छा, नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट ये कौन से आ गए, ये वो सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के हम लोग किसी और सब्जेक्ट मैटर पे एश्योरेंस दे रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर याद आना चाहिए आपको, मैंने एश्योरेंस में बहुत अच्छा समझाया था, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर, यूजर, कम ऑन, आ जाइए। देन SRS, तो कोई भी एश्योरेंस को छोड़ के जब आप कोई और सर्विस दे रहे हैं तो उस पर आप कैसे जो है आप यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, वो बताते हैं SRS। यहाँ पे SRS में आप बोल सकते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जो हैं, आपकी क्लाइंट से जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से आप प्रोसीजर लगाते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पे आप जो है प्रोसीजर लगाते हैं, तो वो हो जाता है सर आपका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, और उसको कवर करते हैं SRS। और इन चारों तरह की सर्विस में क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए क्या इशू होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो याद रखिएगा, ऐसे सिर्फ ऑडिटिंग पे एप्लीकेबल है, SQC सब पे एप्लीकेबल है बेटा। SQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल हर तरह की सर्विस जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, सब पे जो है वो एप्लीकेबल है। देन ये कुछ नंबरिंग की बातें लिखी हुई हैं, कैसे इसकी नंबरिंग वगैरह कैसे की गई है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड दे दी है। इन लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड में से मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता दी है कि ये स्टैंडर्ड जो है वो एक्सक्लूडेड हैं आपके सिलेबस से, लेकिन ICAI ने सर यहाँ पे जो है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को बेटा, 260, 265 और 330 और 450 ये जरूर कर लेना, बाकी चाहे आप ऐसे छोड़ देना, लेकिन ये ऐसे कहीं ना कहीं आपके कोर्स में छुपे हुए हैं। आप चैप्टर 4 देखेंगे, आपको 330 वहां पे मिल जाएगा, पक्की बात है, भर भर के लिखा हो, भर भर के। आइए, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सर आपके स्टडी मैट में इस बार ऐड हुई है कि SA, SRE, SAE, SRS और SQC में क्या फर्क है, तो सुन लीजिए। SAs हैं जो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगते हैं, SRE हैं जो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगते हैं, राइट। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, SA में हम लोग ऑडिट करते हैं और ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, SRE के अंदर हम लोग एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, लेकिन मॉडरेट टू लो एश्योरेंस रहती है, कम ऑन, मॉडरेट टू लो एश्योरेंस रहती है, और इसे हम ऑडिट नहीं बुलाते, इसे हम बुलाते हैं लिमिटेड रिव्यू। ओके, मैंने एक टेबल बना के नीचे डिफरेंस समझा दिया है, जैसे कि यहाँ पे एश्योरेंस के लेवल का डिफरेंस, पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है, यहाँ पे नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है, और यहाँ पे बताते हैं कि येस वी आर कंक्लूडिंग दैट सब्जेक्ट मैटर इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मिडल रिस्पेक्ट एज पर दी क्राइटेरिया मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट मैटर इज प्लॉजिबल मतलब रीजनेबली कनेक्ट हो रहा है एज पर दी सर्कमस्टांस। ओके, अच्छा जी। देन हमारे पास आते हैं SAE, और SAE क्या होते हैं, ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी।
अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो या तो SA लगेगा या तो SRE लगेगा। ओके तो ये भी बच्चों किस पे लगता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट पे, डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सच एश्योरेंस एंगेजमेंट डू नॉट इंक्लूड व्हाट, ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इन स्टैंडर्ड्स को बुलाते हैं SAE। आ जाइए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इंटरनल कंट्रोल की, अगर इंटरनल कंट्रोल को लेके क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया कि हमें एश्योरेंस दो, तो आप क्या फॉलो करेंगे, आप उस केस में फॉलो करने वाले SAE। देन SRS की बात करते हैं। SRS के लिए हमेशा एक वर्ड याद रखिए, SRS कब लगते हैं, जब आप एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को छोड़ के किसी और तरह की जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट को, तो उन सब पे SRS लगते हैं। ये सारे के सारे डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन आपके कोर्स में जो है वो ऐड कर दिया है ICAI ने, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ओके सो SRS क्या है, बेसिकली एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। आप कोई भी एक, आपको अकाउंट बैलेंस दे दिया, कोई भी एक कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया और आपको एक स्पेसिफाइड वर्क दिया गया उससे रिलेटेड अदर देन गिविंग एश्योरेंस, तो वो है SRS, वहाँ पे लगेंगे SRS। फिर SQC है, SQC तो जितनी भी सर्विसेज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कवर करते हैं, और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितनी सर्विसेज कवर करते हैं, 4। नंबर 1 ऑडिट, नंबर 2 लिमिटेड रिव्यू, नंबर 3 अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड नंबर 4 रिलेटेड सर्विसेज, राइट। इन सारी की सारी सर्विसेज के ऊपर हमारे SQC लगते हैं, जैसे मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए अब छोटी सी बात, गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट, बस मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा बेटा, गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी इन नेचर है, स्टेटमेंट मैंडेटरी इन नेचर है। अगर कोई गाइडेंस नोट इशू किया है ICAI ने अकाउंटिंग को लेके, तो क्लाइंट ने वो फॉलो किया है नहीं, ऑडिटर चेक करेगा, और अगर ऑडिटर को लगेगा कि भाई फॉलो नहीं किया और डिस्क्लोजर चाहिए तो डिस्क्लोजर देगा, अदरवाइज डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऑडिटिंग को लेके कोई गाइडेंस नोट इशू हुआ है तो ऑडिटर जो है उस रिकमेंडेशन को मान भी सकता है, लेकिन अगर वो अदरवाइज सेटिस्फाइड है कि भाई मेरा ऑडिट सही हुआ है, सारे एसेस मैंने फॉलो किए हैं, तो उस रिकमेंडेशन को नहीं मानेगा तो भी चलेगा। लेकिन स्टेटमेंट में जो भी लिखा है, चाहे अकाउंटिंग वाले में ऑडिटिंग वाले में, वो सब ऑडिटर को चेक करना है। अकाउंटिंग वाला अगर कंप्लाई नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर आएगा, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में जो है डिस्क्लोजर आएगा, और ऑडिटिंग वाला उसने कंप्लाई करना है ऑडिटर ने, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इशू किया, और स्टेटमेंट्स जो है वो मैंडेटरी इन नेचर होते हैं। लीजिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, कहाँ गया, पैराग्राफ नंबर 8 लीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि सर जो आपने पढ़ाया वो तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, बेटा ये सब जितना भी आपको बोल्ड में दिख रहा है ना, जितना भी आपको बोल्ड में दिख रहा है, ये सब का सब के सब बच्चों आपके उसमें बोल्ड और इटैलिक्स में करके आपके सिलेबस में न्यू एडिशन किया गया है। इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो, राइट। और जितना मैंने आपको सिखाया है IASB के बारे में सब कुछ, ये आपको आएगा ही आएगा। एंड देन क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, इसकी बच्चों में एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको दे रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत डिटेल में क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर रटवाया है, समझाया है, तो वो प्लीज़ कर लीजिएगा। देन इसके बाद अब इस चैप्टर में क्या बचता है, अब इस चैप्टर में हमारे पास 220 ऐसे का डिस्कशन है, हमारा इंडिपेंडेंस के ऊपर डिस्कशन है, हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन है, ऐसे 210 के ऊपर डिस्कशन है। ये वीडियो अब मैं आपको सेकंड पार्ट में बना के दे दूंगा, और तब तक आप इसको फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए, कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए हमारा नया चैनल है, उस पर आप लोग आ सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिए, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।